नमस्ते दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपका एक क्लिक मुझे मोटिवेटेड करता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत बॉब नाम के एक आदमी से होती है। वह शहर के एक छोटे से साधारण से दिखने वाले बार में बारटेंडर है। लेकिन जिस बार में बॉब काम करता है उसमें एक बड़ा राज छुपा है। ये एक ड्रॉप बार है जहां माफिया अपना काला पैसा छुपाते हैं। ये पैसा बैंक में नहीं जा सकता, इसलिए इसे हर रात बार में रखा जाता है और बाद में गुंडे इसे उठाकर ले जाते हैं। मुश्किल ये है कि बार का मालिक कभी नहीं जानता कि कब उसका बार ड्रॉप स्पॉट के रूप में इस्तेमाल होगा। सारे फैसले माफिया ही लेते हैं। एक रात बॉब उन ग्राहकों को ड्रिंक परोस रहा होता है जो अपने एक दोस्त की याद में जाम उठा रहे होते हैं, जिसकी 10 साल पहले रहस्यमयी मौत हो गई थी। उनकी हालत देखकर बॉब दिल से उन्हें एक और राउंड फ्री देने का ऑफर करता है, लेकिन उसका कजिन मार्व, जो बार का मैनेजर है, तुरंत उसे रोक देता है। मार्व याद दिलाता है कि वे कोई दान पुण्य का काम नहीं कर रहे, बल्कि बिजनेस चला रहे हैं, और ऊपर से बार माफिया का है। यहाँ नरमी के लिए कोई जगह नहीं है। अगले दिन बॉब चर्च जाता है। भले ही वह बार में काम करता है और माफिया से जुड़ा है, लेकिन बॉब अंदर से धार्मिक इंसान है। उसी रात घर लौटते समय उसे कूड़ेदान से कराहने की आवाज सुनाई देती है। झांक कर देखने पर उसे एक घायल पिल्ला मिलता है। तभी घर की मालकिन नादिया बाहर आती है और बॉब को अपने आंगन में देखकर शक करने लगती है। लेकिन जब बॉब पिल्ले के बारे में बताता है तो वह यकीन कर लेती है। वह उसकी आईडी चेक करती है, एक फोटो भी ले लेती है एहतियातन, और बताती है कि वह पहले एनिमल रेस्क्यू में काम कर चुकी है। चूंकि बॉब पिल्ले की देखभाल को लेकर अनिश्चित होता है, नादिया 2 दिनों के लिए उसे रखने को तैयार हो जाती है। अगली रात 2 आदमी बार में घुस आते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि यह बार माफिया की मनी रूट का हिस्सा है। वे क्लोजिंग टाइम पर आते हैं और बंदूक तान देते हैं बॉब और मार्व पर। वे मार्व से कहते हैं कि सारा कैश इकट्ठा करके बैग में डालो। मार्व उन्हें चेतावनी देता है कि यह पैसा उनका नहीं है, यह खतरनाक लोगों का है। लेकिन लुटेरों को परवाह नहीं होती। उसी तनाव भरे पल में बॉब नोटिस करता है कि उनमें से एक ने टूटी हुई घड़ी पहन रखी है। कैश लेकर वे भाग जाते हैं और बॉब व मार्व को पीटकर वहीं छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है। जांच की अगुवाई कर रहे डिटेक्टिव टोरेस बॉब को पहचान लेते हैं, क्योंकि वे चर्च में उसे अक्सर देखते हैं। पूछताछ के दौरान बॉब कहता है कि वह लुटेरों को पहचान नहीं सकता क्योंकि उन्होंने मास्क पहन रखे थे, लेकिन वह टूटी घड़ी का जिक्र करता है। पुलिस के जाने के बाद मार्व बॉब को डांटता है कि उसने घड़ी की बात क्यों बताई। उसे डर है कि माफिया को शक हो सकता है कि चोरी में उनका हाथ है, क्योंकि रकम बड़ी थी, $5000। अगले दिन बॉब नादिया के पास वापस जाता है पिल्ला लेने, लेकिन बिना तैयारी के वह नादिया से कहता है कि वह उसके साथ डॉग सप्लाई खरीदने चले। वे पिल्ले का नाम रखते हैं रॉको। उसी पल से दोनों का रिश्ता गहराने लगता है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि दूर से एक रहस्यमयी आदमी एरिक उन पर नजर रख रहा है। कुछ दिन बाद जब बॉब और मार्व बार के पीछे बर्फ हटा रहे होते हैं, तभी माफिया से भरी एक कार वहां आती है। उनके साथ होता है चौका यमिरोव, जो बड़ा बॉस है और असल में बार का मालिक भी। चौका को शक है कि चोरी में अंदर का कोई शामिल हो सकता है, लेकिन चूंकि लुटेरों ने मास्क पहन रखे थे, उनकी पहचान पक्की नहीं हो पाती। वह बॉब और मार्व को चोरी हुआ पैसा वापस लाने का आदेश देता है। मार्व को शक होता है। उसे लगता है कि यह आदेश एक जाल है। अगर वे पैसे लौटा देंगे तो शायद चोरी का इल्जाम उन पर ही लगेगा। असल में वे एक खतरनाक खेल में फंस चुके हैं। उधर डिटेक्टिव टोरेस अपने साथी से कहता है कि मार्व का बार तब से माफिया के कब्जे में है जब से चावका के पिता ने उसे संभाला था। टोरेस को शक है कि शायद खुद चावका ने ही अपने पिता के धंधे को बिगाड़ने के लिए यह डकैती करवाई है। मार्व चोरी करने वाले फिटचेस से गुप्त रूप से मिलता है। यह साफ हो जाता है कि चोरी की योजना मार्व ने ही बनाई थी।
वह गुस्से में है क्योंकि फिट्ज ने बार के गार्ड को पीटकर पुलिस का ध्यान खींच लिया। वह फिट्ज को आदेश देता है कि टूटी हुई घड़ी को नष्ट कर दे। अगली सुबह बॉब पार्क में रोको के साथ खेल रहा होता है। नादिया कहती है कि अब जब उसकी काम की घंटियां कम हो गई हैं तो वह कुत्ते की देखभाल में मदद कर सकती है। बॉब आभारी होकर मान जाता है। बॉब के जाने के बाद एरिक आता है, कुत्ते पर टिप्पणी करता है और चला जाता है, जिससे बॉब को शक होता है। बाद में घर पर बॉब पाता है कि एरिक उसके दरवाजे पर है। वह दावा करता है कि रोको उसका कुत्ता है और माइक्रोचिप नंबर भी दिखाता है। बॉब कुत्ता लौटाने से इनकार कर देता है। उसे याद है कि एरिक ने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। एरिक धमकी देता है कि वह एनिमल क्रूएल्टी की रिपोर्ट करेगा और बॉब की छतरी उठाकर चला जाता है। फिर बॉब नादिया से कैफे में मिलता है। उसे बॉब का सम्मानजनक स्वभाव पसंद आता है और वह बताती है कि उसकी गर्दन का निशान आलू छीलते समय नशे की हालत में हुआ था। उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है क्योंकि कुत्ते की वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। बार में मार्व कहता है कि उसे लगता है एरिक बॉब का पीछा कर रहा है। कचरा फेंकते समय उन्हें एक प्लास्टिक बैग मिलता है जिसमें खून से सना पैसा और एक कटा हुआ हाथ होता है जिसमें टूटी हुई घड़ी पड़ी है। साफ है कि यह किसी लुटेरे का हाथ है। बॉब हाथ को बड़े सलीके से लपेटता है और मार्व नोटिस करता है कि वह यह काम बड़ी कुशलता से करता है। अचानक एरिक बार में आता है, बॉब से मिलता है और नादिया का जिक्र करता है। बॉब मार्व को बताता है कि एरिक कहता है रोको उसका कुत्ता है। यह सुनकर मार्व घबरा जाता है। वह बताता है कि एरिक पर शक है कि उसने 10 साल पहले रिची नाम के शख्स की हत्या की थी, जिसे बार के नियमित लोग अब तक याद करते हैं। एरिक का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, जेल की सजाएं, मानसिक अस्पताल में रहना और बेहद खतरनाक होना। लेकिन बॉब डरता नहीं। उस रात बॉब कटा हुआ हाथ समुद्र में फेंक देता है। जब डिटेक्टिव टोरेस वापस आता है तो वह एरिक के बारे में पूछता है और उसका नाम रिची की गुमशुदगी से जोड़ता है। बॉब कहता है कि वह उसे नहीं जानता। टोरेस कहता है रिची वेलन, सुना है कि इस आदमी का उससे कुछ लेना देना था। अच्छा खासा दिखने वाला कुत्ता है तुम्हारे पास। बाद में बॉब नादिया से पूछता है कि क्या वह एरिक को जानती है। नादिया गुस्से में चली जाती है। उसी रात चावका बार में आता है और पैसे मांगता है। वह बताता है कि सुपर बाउल नाइट को बार ड्रॉप स्पॉट होगा। नादिया बाद में बॉब से माफी मांगती है और बताती है कि वह एरिक को डेट कर चुकी है। एरिक हिंसक और खतरनाक था। वह चेतावनी देती है कि एरिक ने रिची को मार डाला था, लेकिन बॉब, जिसे पहले से सच पता है, हैरान नहीं होता। हालांकि बॉब और नादिया करीब आ जाते हैं, लेकिन बॉब केवल उसे घर तक छोड़ता है। उसके दरवाजे पर बॉब रोको के क्रेट में एरिक की छतरी देखता है। यह साफ संकेत है कि एरिक अंदर आया था। इसी बीच मार्व फिट्ज को कार में बैठाता है। फिट्ज को शक होता है, लेकिन मार्व उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है। जैसे ही फिट्ज बैठता है, मार्व उसे कुचलकर मार डालता है और कार बदल देता है। यह सामने आता है कि मार्व ने फिट्ज के भाई को भी मारा था और हाथ छोड़कर चावका को फंसाने की कोशिश की थी। मार्व एरिक से मिलता है और झूठ बोलता है कि बॉब उससे डरता है। वह एरिक को सुपर बाउल की डकैती में शामिल करने का प्रस्ताव रखता है। टोरिस एरिक के मनोचिकित्सकीय रिकॉर्ड खंगालता है और चौंकाने वाली बातें पाता है। इसी बीच बॉब एरिक से मिलता है और फिर से कुत्ता लौटाने से इनकार करता है। एरिक उससे $10,000 की फिरौती मांगता है, वही योजना जो मार्व ने पहले फिट्ज को बताई थी। मार्व बॉब से कहता है कि वह सुपर बाउल नाइट को बीमार होने के कारण बार में नहीं आएगा। बॉब को शक होता है। वह बार की दराज में पैसे और एक बंदूक रखता है। उस रात एरिक नादिया को जबरन पकड़कर बार में ले आता है। जब बॉब माफिया का पैसा निकाल रहा होता है तो एरिक नादिया के साथ अंदर आता है। मार्व कार की डिक्की में प्लास्टिक लगाकर खून बहाने की तैयारी कर चुका होता है। एरिक बॉब से $10,000 ले लेता है।
लेकिन फिर वह अपनी असली योजना बताता है। उसे तो माफिया का बड़ा खजाना चाहिए जो वॉल्ट में रहता है। बॉब अचानक सब समझ जाता है। $10,000 तो बस चारा था, असली योजना मार्व की थी। एरिक बॉब से नादिया के बारे में पूछता है और मार्व के बारे में अनजान होने का नाटक करता है। तभी बॉब अपना सबसे बड़ा राज खोलता है। 10 साल पहले मार्व पर जुए का कर्ज था। वह कैसीनो में जीत गया और कर्ज चुका दिया, लेकिन एक आदमी बार बार आता रहा और पैसे मांगता रहा। गुस्से में आकर बॉब ने उसे खत्म कर दिया। उसने उसे गोली मारी, शरीर के टुकड़े किए और बार के नीचे छिपा दिया। चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है, वह आदमी रिची ही था। उसे एरिक ने नहीं बल्कि बॉब ने मारा था। यह सुनकर एरिक स्तब्ध रह जाता है। बॉब उसे खत्म कर देता है। बाहर से शांत दिखने वाला बॉब असल में ठंडे खून का कातिल निकलता है। बॉब नादिया से कहता है कि एरिक जैसे लोगों का खात्मा जरूरी है। नादिया डर जाती है लेकिन जिंदा बच निकलती है। एरिक के फोन पर मार्व कॉल करता है, लेकिन बॉब चुप रहता है। उसे पता है कि असली गुनहगार मार्व ही है। बॉब एरिक के शव को टुकड़ों में काटता है और पैक करता है। चावका के आदमी आते हैं, पैसा और एरिक के टुकड़े ले जाते हैं और बॉब को बार का पूरा कंट्रोल सौंप देते हैं। उन्हें अब पता है कि मार्व ने धोखा दिया और उसका हिसाब वे खुद निपटा चुके हैं। अब ये तुम्हारा बार है बॉब, अपना नाम लगा दो। अगले दिन डिटेक्टिव टोरेस लौटता है। वह मार्व की मौत और एरिक की गुमशुदगी की रिपोर्ट देता है। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि रिची की गुमशुदगी के वक्त एरिक मानसिक अस्पताल में था, यानी उसका कोई हाथ नहीं था। टोरेस इशारों में बॉब पर शक जताता है। एरिक डिड सुपर बाउल नाइट को इस बार में था। तुमने कुछ नहीं देखा? वह वेलन केस का क्रेडिट लेता था क्योंकि कोई और नहीं लेता। सच तो यह है कि उसने वेलन को नहीं मारा। यह बस वही जगह है जहां आखिरी बार उसे देखा गया था, टोरेस कहता है। और फिर बिल्कुल रिची वेलन की तरह किसी को पता भी नहीं चलता कि तुम कब आते हो, है ना बॉब? बाद में बॉब नादिया से मिलता है। वह माफी मांगता है कि उसे खतरे में डाल दिया और उससे दूर रहने को कहता है, लेकिन नादिया उसे चौंकाते हुए कहती है कि वह चाहती है बॉब उसके साथ रहे।